हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 17 नवंबर है, हम 16 नवंबर के टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। आपने सारे लेक्चर्स पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप मेरे लेक्चर्स पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है और आपको इतने सिंपल और ईजी फॉर्मेट में डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलने वाले हैं। और आप अगर यूट्यूब पे कहीं पर भी चैनल देखेंगे, अगर कहीं पे आपको सारे टॉपिक 60 मिनट्स में मिलते हैं तो यहाँ आपको 30 मिनट्स में मिल जाएंगे। मतलब 50% टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, प्लस इजी फॉर्मेट में। एक बार पढ़िए, समझिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलो फाइनली हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपको। विच ओशन हैज़ द वार्मेस्ट सरफेस टेम्परेचर, यानी ऐसा कौन सा ओशन है जिसका सबसे जो सरफेस टेम्परेचर वार्मेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म है। अब बता सकते हो आप, और ये तो सबको आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। ये सिर्फ मजे के लिए क्वेश्चन, थोड़ा समझो। चलो सबसे पहला है, आर्टिकल आज आया है, मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उन्होंने लॉन्च किया है मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड है उनके लिए मिशन लॉन्च किया है। अब उनको क्या बोलते हैं, जो कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी जो मतलब मोस्ट बैकवर्ड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? कभी आपने सुना नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। हाँ, पहले क्या इनका नाम प्रिमिटिव ट्राइबल मतलब प्रिमिटिव ग्रुप था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। उसके बाद इनका नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रख दिया गया। चलो मैं इस टॉपिक को बता देता हूँ आपको, देखो समझो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है। अब देखो क्या नाम है स्कीम का, PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। तो अब अपने को जो इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो कल और न्यूज़पेपर में आएगी। उससे रिलेटेड जैसे जैसे स्कीम को प्रॉपर्ली लॉन्च किया जाएगा, तब जाके इसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आएंगे, जो भी इसके अंदर सुविधाएं दी जाएगी, वो सब आ जाएगी। लेकिन अभी जो इससे रिलेटेड क्या काम की चीज़ है यूपीएससी के लिए, वो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अभी आपको हर एक चीज़ याद रखनी है। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर अब कोई भी भरोसा नहीं है। यूपीएससी में आजकल क्वेश्चन पेयर्स वाले आते हैं, तो हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली हमको आंसर क्या देना है। तो पहला उसके अंदर सबसे पहले कि पहले इसका नाम क्या था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। कब स्थापना हुई? 1973। किसकी रिकमेंडेशन से? तो डेबर कमीशन ने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप विच आर लेस डेवलप्ड अमंग ट्राइबल ग्रुप, यानी ट्राइबल ग्रुप के अंदर जो लेस डेवलप्ड पर्सन होते हैं, लेस डेवलप्ड ग्रुप होते हैं, उनको बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। और कमीशन का नाम याद रखना ही है, डेबर कमीशन, ठीक है। उसके बाद 2006 के अंदर इस पीटीजी जो मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम क्या कर दिया गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इंडिया में कितने हैं? तो 75 PVTG है। अच्छा, तो टोटल शेड्यूल ट्राइब कितनी है? 705, उसमें से 75 है PVTG। उसमें से शुरुआत में 1975 में जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 52 को, आने में तो ये 1973 में आ गया था। उसके बाद जैसे जैसे कोई भी चीज़ आती है तो धीरे धीरे उसके अंदर मतलब उस स्कीम के अंदर 52 ऐसे ग्रुप्स को डिक्लेयर किया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के अंदर। धीरे धीरे उनको बढ़ा के 23 को और ऐड कर दिया गया, और टोटल मिला के कितने हो गए? 75। 1993 के अंदर 23 और ऐड किए थे, 23 ग्रुप्स को, अभी टोटल हो गए 75, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है PVTG की? तो जो उनकी पॉपुलेशन अगर घटती जा रही है, जैसे शेड्यूल ट्राइब वाला जो एरिया है, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों के अंदर, अगर एसटी वाले जो लोग हैं उसके अंदर PVTG कौन से पर्सन्स होते हैं? जो जिनकी पॉपुलेशन और कम होती जा रही है, उनका कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। या उनके अंदर लो लेवल की लिटरेसी है, या फिर एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, यानी जो रिटन लैंग्वेज होती है उसकी एब्सेंस है। इस प्रकार की तीनों में से कोई भी कंडीशंस हो रही है तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा? PVTG में। चलो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। आपको लग रहा होगा कितना आसानी से खत्म कर लिया हमने PVTG को, कि 75 है। अभी एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने पूछा कि 95 PVTG है इंडिया के अंदर। तो स्टेटमेंट गलत है, सीधा सीधा पता है कि 75 है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर एक ऑप्शन और था, क्या ऑप्शन था? कि उनकी पॉपुलेशन कम होती है, PVTG कैटेगरी मतलब कैटेगरी इसी बेसिस पे डिसाइड होती है। तो यस, ये भी आंसर सही है। इस तरह दो तो हमको क्लियर हो गए कि भाई 2 स्टेटमेंट तो हमको पता चल गए। अब आप सोचिए कि अगर आपको 4 स्टेटमेंट में से 2 बताए तो अपने को तो 2 के लिए मेहनत करनी है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, 100% यूपीएससी क्लियर होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। चलो अब इसके अंदर क्या PVTG से काम हो जाएगा? इतना सा पढ़ लिया नहीं। उसके अंदर एक महानायक थे बिरसा मुंडा। उनकी बर्थ कब हुई थी? 15 नवंबर 1875। याद रखना, मुंडा ट्राइबल जो ये मुंडा ट्राइब थी इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर पठार है उसके अंदर जो मुंडा ट्राइब है उसके अंदर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम था बिरसा मुंडा। नेम्ड एज धरती आबा, उनका नाम क्या रखा गया? धरती आबा, मतलब वो धरती की आभा के रूप में उनको जाना जाता है, फादर ऑफ द अर्थ। ही फोर्स द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश को फोर्स किया कि आप लॉ इंट्रोड्यूस करो जो कि प्रोटेक्ट करेंगे लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स, यानी ट्राइबल्स के जो लैंड राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाने के लिए किसने फोर्स किया? बिरसा मुंडा जी ने। उसके बाद मुंडा रिबेलियन हुआ था, कभी नाम सुना हो तो मुंडा रिबेलियन हुआ था। उसके अंदर एक उलगुलुन और द ग्रेट ट्यूमुल्ट, याद रखना यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया था। मुंडा रिबेलियन किसके द्वारा किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट है, ठीक है। रीजंस क्या थे? कि एक तो ब्रिटिश की लैंड जो पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो डिस्ट्रॉय कर रही थी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को। उसके बाद हिंदू लैंड लॉर्ड एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर द लैंड। और हिंदू लैंड लॉर्ड कौन होते हैं? जो हमारे हिंदू लैंड लॉर्ड होते हैं। और जो मनी लैंडर्स थे उन्होंने क्या किया कि वो उनकी लैंड्स को ले रहे थे ट्राइबल पर्सन्स की, ठीक है। तीसरा, उस टाइम पे मिशनरीज यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो क्रिटिसाइज कर रही थी देयर ट्रेडिशनल कल्चर को। उस समय की बात है, 1899 से 2000 के बीच की बात है। तो आप समझिए इन तीनों रीजन से क्या हुआ था? मुंडा रिबेलियन हो गया था।
अब 3 मार्च 1900 को क्या हुआ, बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर दिया गया। ब्रिटिश जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा इन द जेल, और कोलेरा के कारण उनकी मृत्यु हो गई जेल में, ऐसा बोला जाता है। बट एक्चुअल रीजन तो किसी को पता नहीं है, क्या पता ब्रिटिश लोगों ने उन पर अत्याचार किए हो, उनको मार दिया हो, लेकिन बाहर तो खबर यही आई थी कि कोलेरा से उनकी डेथ हो गई है। अभी एक्चुअल में सच्चाई तो सबको किसी को पता नहीं है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम इन इंडिया टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग्स। मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ, ये देखो, एफएटीएफ की जो टीम है इन इंडिया टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग, यानी जो ऑन साइट रिव्यू मीटिंग होती है उसके अंदर एफएटीएफ की जो टीम होती है उन्होंने होल्ड की ऑन साइट रिव्यू मीटिंग। मतलब वो टीम, एफएटीएफ की टीम क्या करने वाली है, इंडिया में आने वाली है। अच्छा, तो उनका काम क्या होगा, वो इंडिया में आकर चेक करेंगे कि इंडिया के अंदर क्या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, या उनको रोकने के लिए क्या क्या इंडिया ने प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, एफएटीएफ। अब आप बताइए एफएटीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी ये एक नेशनल लेवल की बॉडी, इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1989। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 के अंदर इनकी स्थापना हुई ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। पेरिस के अंदर जब G7 समिट हुई थी उस टाइम पे 1989 की अंदर G7 की समिट पेरिस में हुई थी, तब एफएटीएफ की स्थापना हुई। एफएटीएफ क्या करता है कि असेस करता है द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कि एक देश के अंदर जो जैसे कि भारत है या और भी जो भी इसके मेंबर्स है या वर्ल्ड के अंदर और भी कंट्रीज है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। इसको रिव्यू करने का काम किसका है, असेस करने का काम किसका है, एफएटीएफ का। उसके बाद एफएटीएफ के उद्देश्य समझ लो कि स्टैंडर्ड सेट करना, प्रमोट करना लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स को, किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, यानी एक तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक टेरर फाइनेंसिंग होती है, उसको रोकने के लिए कौन से मेजर्स, कौन से स्टैंडर्ड्स, और इन सबको इन स्टैंडर्ड्स और मेजर्स को सेट करने का काम किसका है, एफएटीएफ का। चलो अब हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस के अंदर। ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी, क्योंकि देखो G7 समिट कहाँ हुई थी, पेरिस के अंदर, ये तो हमको पता है। अब आपके लिए तो अच्छा है ना याद करना, क्योंकि देखो पेरिस के अंदर ही समिट हुई थी और पेरिस के अंदर ही हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर भी कहाँ लोकेटेड है, एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक OECD नाम सुना हो आपने, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहीं पर उनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस के अंदर। अब मेंबर्स कितने हैं, तो 39 मेंबर्स है, जिसके अंदर दो तो रीजनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। याद रखना ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एक यूरोपियन कमीशन, दोनों ही एफएटीएफ के मेंबर है, प्लस इंडिया भी उनका ऑल्सो मेंबर है। अब ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको कि इंडिया भी क्या मेंबर है, तो बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इज द मेंबर ऑफ द एफएटीएफ या इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द एफएटीएफ, ऐसा कुछ आ सकता है। उसके अंदर 39 मेंबर्स है, जिसमें 37 तो कंट्रीज है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। देखो आजकल यूपीएससी का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमको हर चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को पूछने लग गए हैं। अब लिस्ट समझ लो, एक हो गई ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। 2 लिस्ट इशू करते हैं कौन, एफएटीएफ। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर वो देश होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, यानी जो टेरर फंडिंग के लिए को सपोर्ट करने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करने के लिए जिन कंट्रीज़ को सेफ हेवन माना जाता है, उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है। और ये एक तरह से वार्निंग है कि अगर आप ग्रे लिस्ट के अंदर नहीं सुधरोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, लेकिन यूएसए की सहायता से वो निकल गया बाहर। बाकी इन ग्रे लिस्ट और इनमें ब्लैक लिस्ट में होने का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उससे फिर IMF से फैसिलिटी मिलने में आपको दिक्कत हो जाती है। वर्ल्ड बैंक, जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ है, वहाँ से आपको पेमेंट मिलने में, इंटरनेशनल सहायता मिलने में, सब में बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। तो अगर ब्लैक लिस्ट में कोई भी देश चला जाता है, वहाँ कौन कौन सा है, तो एक तो नॉर्थ कोरिया और एक ईरान, दोनों देश एक्चुअली ये दोनों ही यूएसए के दुश्मन हैं। तो ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज जो क्या करती है, टेरर फंडिंग को एंड मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती है, उसको डाला जाता है ब्लैक लिस्ट में। और इनके अंदर एफएटीएफ क्या करता है, रिवाइज करता रहता है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट को रेगुलरली, ईयरली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर उनको रिवाइज करता रहता है। ईरान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसका नाम क्या है, नॉर्थ कोरिया, दोनों। अब आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ, ये सिर्फ मतलब आपको इससे लिंक नहीं है, इस चीज़ को सिर्फ मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि देखो एफएटीएफ ये सब इतनी बड़ी, जितनी भी इंटरनेशनल बॉडी है, उन सब में WHO हो गया, इंटरनेशनल बॉडी एफएटीएफ हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब बॉडीज है तो बड़ी बॉडी, पर इनमें यूएसए का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। और इस वर्चस्व के कारण सबसे बड़ी दिक्कत किसको आती है, इसके कारण क्या होता है कि दूसरे देशों को बहुत सारा बियर करना पड़ता है। कैसे, अब जैसे नॉर्थ कोरिया और ईरान है, एक्चुअली यूएसए की इनके साथ दुश्मनी है, तो यूएसए ने इनको ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया। जो भी देश यूएसए के साथ मतलब एंटी ऐसी दुश्मनी रखता है ना, उसको ये जो भी इंटरनेशनल बॉडी है उनके अंदर तकलीफ करवा दी जाती है। जैसे रशिया है, तो अभी रशिया था, अगर यूएसए ने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे रशिया ने मतलब यूएसए ने क्या किया, अफगानिस्तान से निकला, पूरे अफगानिस्तान की स्थिति बिगाड़ दी, तालिबान का शासन हो गया, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही रशिया ने अभी, जैसे यूक्रेन वॉर हुआ था, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यूएसए का ऐसा ही सिस्टम है, उनकी नीति थोड़ी सी ऐसी चलती है। बट हम क्या यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो हमको क्या न्यूट्रल होकर बात करनी पड़ती है कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब आप अगर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और इसमें जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जब कभी आप एस जयशंकर की स्टेटमेंट सुनोगे तो आपको उनसे एहसास होगा कि कैसे जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड, वो किस तरह इंडिया को कैसा समझता है, इंडिया के साथ कैसा पक्षपात करता है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये सब हम तब समझेंगे जब हम एक्चुअल पोस्ट पर जाएंगे। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पढ़ते हैं।
YRIS कोचिंग सेंटर बीइंग प्रोव्ड बाय द CCPA। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैं आपको नाम, ये एक आर्टिकल आया है, बहुत ही शानदार आर्टिकल है, ये तो सबने सुना ही होगा कि IAS कोचिंग सेंटर बीइंग प्रोव्ड बाय द CCPA। ठीक है, तो CCPA के द्वारा क्या किया गया है, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, 1 सेकंड। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने 20 IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट को मिसलीडिंग क्लेम करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अनफेयर प्रैक्टिस के लिए 20 इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया है। ठीक है, और 4 इंस्टीट्यूशन तो ऐसे हैं जिसके अंदर उनको पेनल्टी भी लगाई है 1 लाख रुपए की। अब मैं आपको नाम बताता हूँ 4 इंस्टीट्यूशन का। एक तो चाहत अकेडमी, एक IQRA IAS, राव IAS और IAS बाबा, इनके तो पेनल्टी लगी 1-1 लाख रुपए की। ठीक है, बाकी और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े हैं सब, खान स्टडी ग्रुप IAS, FT+, एनालॉग IAS, शंकर IAS, BJDU मतलब जो BYJDU है, उसके अलावा दृष्टि IAS, श्री राम IAS, नेक्स्ट IAS, योजना IAS, और कौन कौन से हैं, विजन IAS, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अभी जनरली क्या होता है कि जैसे इसका UPSC का रिजल्ट आता है, उसके अंदर कितने बच्चे पास होते हैं, 900 से 1000 IAS बनते हैं। जिससे IAS बनते हैं, पहला IAS कौन बना, फर्स्ट रैंक जो भी बनता है, दृष्टि वाले भी उसका फोटो लगा रखा है। और उसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सब ने क्या कर रखा है, मतलब जो जितने भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने सबने क्या सिस्टम बना रखा है, कोई भी लड़का पास हुआ और तुरंत फोटो डाल देते हैं कि फर्स्ट नंबर का IAS हमारे यहाँ से बना है, सेकंड नंबर का IAS हमारे यहाँ से बना है, जो भी ऑल इंडिया रैंक बनाती है उसके अंदर। इस तरह AIR 1, 2, 3, 4, और सोचिए अगर एक ही बच्चा कितने इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा। और ये तो करते जो करते हैं, आपको पता होता है कि जैसे प्रीलिम्स पास होती है, मेंस पास हो जाते हैं, उसके बाद क्या आता है, इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू राउंड में ये फ्री मॉक टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं सब, जैसे लगभग 3-1 हज़ार बच्चे मेंस में पास होते हैं, सबका इंटरव्यू लिया जाता है 3000 बच्चों का। अब 3000 बच्चों का ये इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू को ये रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे ही IAS ऑल इंडिया रैंक 1 का नंबर आया, और ये क्या करेंगे, उस इंटरव्यू को यूट्यूब पे रिलीज कर देंगे, देखिए हमारे यहाँ से इंटरव्यू से पास हुआ है। और हमारे जो खान इंस्टीट्यूशन है, जो खान इंस्टीट्यूट है, खान कोचिंग स्टडी ग्रुप IAS, उनका तो बहुत ही जोरदार है। उन्होंने कहा कि हम अगर 993 बच्चे पास हुए, उसमें से उन्होंने कहा कि 600 से 650 बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए हैं। अब देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, 1 सेकंड, मैंने सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर नोट्स में बना के रखी है। आप कहोगे यार ये जोरदार है सिस्टम, ये सब मुखर्जी नगर में क्या एक्चुअली ऐसा ही कर रखा है। तो IAS रैंक 1 स्टूडेंट नेम इज पब्लिश्ड बाय ऑल इंस्टीट्यूशन, फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं इनके द्वारा। और फ्रेशर्स को डिस्टर्ब किया जाता है कि फ्रेशर्स को लगता है कि यार ये इंस्टीट्यूट अच्छा है क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू से बच्चा निकला है, यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है। उसके अलावा खान स्टडी IAS ग्रुप ने तो क्या क्लेम किया कि टोटल 993 बच्चे अगर सेलेक्ट हुए, उसमें से 682 बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए हैं। अब देखिए 682 बच्चे, रेशियो क्या है, 85% के आसपास इनके यहाँ से पास हो रहे हैं। बाकी सब तो क्या कर रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ मतलब क्या कर रहे हैं, भजन ही गा रहे हैं ऐसा। अब आप मतलब इतनी कॉमेडी चीज़ें हो रही है हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एक्चुअली पूरा वो बना रखा है, इसको बिजनेस बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इकरा IAS है, उनको 1 लाख की पेनल्टी डाली है। किस लिए, क्योंकि उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने क्या किया, इस दुनिया की सबसे महान बात कर दी। कैसे, उन्होंने बोला है कि हमने उनके इंस्टीट्यूशन पे जो पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें जो रैंकर बने IAS, जब इंस्टीट्यूट जैसे बना 2008 में फॉर एग्जांपल, और उनके जो 2000 में 1990 के बच्चे जो पास हुए ना, वो भी इन्होंने लगा रखे कि 1990 का जो बच्चा पास हुआ है वो हमारे यहाँ से हुआ। अरे आपका इंस्टीट्यूट ही नहीं बना था, कैसे पास होगा आपके यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो हमारे इंस्टीट्यूट है UPSC के। चलो अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब इंस्टीट्यूशन, ये सब द हिंदू के अंदर जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है उसमें ऑफिशियल रूप से इनकी न्यूज़ आई है। ठीक है ना, ये सब मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अब इसको समझो, ये रेगुलेटरी बॉडी है हमारे लिए। अब UPSC के लिए काम की चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको न्यूज़ इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई फ्रेशर बच्चा है तो वो अगर उलझना नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे अच्छे भी इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही कम इनकम के अंदर, बहुत ही कम पैसे के अंदर बहुत अच्छी स्टडी करवाते हैं। तो ऐसा इसलिए हमें एक्चुअली फंसना नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, और सेल्फ स्टडी से भी बच्चे पास होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो इसके अंदर CCPA समझ लो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी स्थापना कब हुई, 2020 के अंदर हुई, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके अंतर्गत जो एक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके तहत 2020 में इस रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना हुई। ठीक है, ये वर्क करता है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक तो होता है चीफ कमिश्नर हेड के रूप में, और 2 कमिश्नर होते हैं, एक गुड्स के लिए एक सर्विस के लिए, वो मेंबर्स के रूप में होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए, मतलब 3 सदस्य हो गए, एक तो चीफ कमिश्नर और 2 मेंबर्स। ठीक है, CCPA के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होती है, जिसका काम क्या, जिसको कौन हेड करता है, डायरेक्टर जनरल। याद रखना, ये इन्वेस्टिगेशन का काम यही करते हैं, CCPA की इन्वेस्टिगेशन विंग। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके पास भी पावर आ जाता है, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कंप्लेंट्स ऑफ वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, यानी अगर कंज्यूमर्स के राइट्स का वायोलेशन हुआ है, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज हुई है, या फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहीं पर भी मिले हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा, उस केस के अंदर उसके पास पावर है कि वो कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जो वायोलेशंस होती है, मतलब जो भी वायोलेशंस हुए हैं, जो भी ब्रेक्स हुए हैं, जो रूल्स ब्रेक हुए हैं, उन कंप्लेंट्स को या वायोलेशन, मतलब कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड जो भी वायोलेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल जाननी है।
ठीक है। अभी फंक्शन समझो, इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट करेगा इनटू मैटर ऑफ वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अब एक चीज़ और समझो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कैसे पावर आएगा, तो वो भी CCPA के थ्रू ही आएगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के थ्रू ही। चलो अब इसके फंक्शंस भी समझ लो साथ के साथ ही कि इनके फंक्शन से वही फंक्शन है, इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना, जो कि कंज्यूमर राइट्स के वायोलेशन से रिलेटेड है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड है, या कोई भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स है तो उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करने का काम किसका है, CCPA का। उसके अलावा ये चाहे तो शू मोटो भी कोई भी केस को ले सकते हैं। अगर उनको कहीं लगा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे विजिन IAS ये वाले केस है, तो इसके अंदर भी शू मोटो वो चाहे तो ऐसा ले सकते हैं। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि आप इस पर कार्रवाई करो, तो उस केस में भी CCPA की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो इन्वेस्टिगेशन करने का काम कर सकती है। इनकी का मतलब जो इसमें पेनल्टी का क्या रूल्स है, तो पेनल्टी का रूल है कि 10 लाख तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और 2 साल की जेल हो सकती है अगर आप कोई भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हो या किसी को मिसलीड करते हो कंज्यूमर्स को। और उसके साथ अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हो, यानी एक बार तो हो गया, अभी जैसे 1-1 लाख की पेनल्टी लगी है इन चारों इंस्टीट्यूशन पे, अगर ये सब्सिक्वेंटली वापस ऑफेंस करते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, तो इन पर पेनल्टी लगेगी अप टू 50 लाख तक की और जेल हो सकती है 5 साल तक की फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए। ठीक है, अभी ये चीज़ समझ में आ गई। अब कंज्यूमर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से उसमें कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है, ऐसा पर्सन जो बाई करता है गुड्स को या सर्विस को अवेल करता है फॉर कंसिडरेशन, उसको कंज्यूमर बोला जाता है। चलो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, लाइफ ओवर डेथ। अच्छा ऐसा भी है क्या, एक एडिटोरियल और अच्छा आया है, बहुत शानदार है, लाइफ ओवर डेथ। मैं इसको समझा देता हूँ, पहले आपको एडिटोरियल दिखा देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। ये देखो, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे एडिटोरियल काम के नहीं थे ना, एक्चुअली हमको वही चीज़ें पढ़नी है जो एक्चुअल में अभी UPSC के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। अब जैसे डेथ पेनल्टी है, लाइफ ओवर डेथ, तो ये एक्चुअल में काम की है। अभी क्या हुआ है कि हमारे एक भारतीय न्याय संहिता, किसके जो इंडियन पिनल कोड था उसकी जगह रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता को भारतीय न्याय संहिता एक्ट आ चुका है। ठीक है, अभी उसको भी पास भी कर दिया गया है। अब इस भारतीय न्याय संहिता में भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। इसका मतलब ऑथर कहना चाह रहा है कि डेथ पेनल्टी को हटा ही देना चाहिए। तो अभी ऑथर बोल रहा है ऐसा, ऑथर ऐसा क्यों बोल रहा है, ऑथर इसलिए बोल रहा है कि 2007 से लेकर 2023 के अंदर टोटल हमने केवल 7 लोगों को ही डेथ पेनल्टी दी है। मृत्युदंड कितने लोगों को मिला, केवल 7 लोगों को। इसलिए ऑथर बोलता है कि जब हमने क्या नाम है 7 लोगों को ही डेथ पेनल्टी दी है, तो अब हमें ज़रूरत ही क्या है इस डेथ पेनल्टी की। उसके अलावा क्या डेथ पेनल्टी देने से क्या एक्चुअल में लोग सुधरे हैं, पहले रेप होते थे लेकिन अब रेप और ज़्यादा होने लग गए हैं। इस 2013 के बाद रेप के लिए डेथ पेनल्टी को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन 2013 से 2023 आ गया, क्या रेप रुक गए, जबकि अब रेप और ब्रूटल तरीके से होते हैं, निर्दयता से होते हैं। तो जब चीज़ें रुकी नहीं रही है तो डेथ पेनल्टी का योगदान ही क्या है। इससे अच्छा तो केवल मृत्युदंड की जगह लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को ही रखा जाए, ऐसा ऑथर बोल रहा है। लेकिन अभी इसके रिलेटेड पॉइंट्स हम पढ़ेंगे एक्चुअल में। चलो हम अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पिनल कोड विल बी रिप्लेस्ड, ये तो मैंने समझा दिया। डेथ पेनल्टी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं, मतलब उसको अबोलिश करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं डाला गया है और 7 लोगों को सिर्फ डेथ पेनल्टी मिली है ड्यूरिंग 2007 से 2022 के अंदर। ठीक है, अब डेथ पेनल्टी को समझ लो साथ के साथ। क्या डेथ पेनल्टी क्या है, तो ये कैपिटल पनिशमेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि आदमी को मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और चीज़ें समझो। ये अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट क्राइम करता है, यानी बहुत ही मतलब कुकृत्य करता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो उसको सुटेबल पेनल्टी है उसके लिए कि आदमी ने निर्दयता से, क्रूरता से अगर कोई हरकत की है तो उसके लिए उसको मृत्युदंड देना अनिवार्य हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, बहुत सारे जने बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश नहीं करना चाहिए, डेथ पेनल्टी रहनी चाहिए। तो जो डेथ पेनल्टी के पक्ष के लोग हैं उनका बोलना है कि रेट्रीब्यूशन, यानी एक आदमी को क्राइम के अपराध में उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए, उस पर जुर्माना लगना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यार क्राइम के प्रोपोर्शन में कैसे, अगर किसी आदमी ने निर्दयता से किसी के साथ रेप किया है, किसी व्यक्ति ने निर्दयता के साथ उस व्यक्ति को मार दिया है, मर्डर कर दिया है, जैसे साइकोपैथ होते हैं, तो उनको एक्चुअल में डेथ पेनल्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं सुधरेंगे। आप उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दोगे ना, वो सुधर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी हरकत में, उनके जीवन में उन्होंने सिखाई यही है। तो एक्चुअली इसलिए रेट्रीब्यूशन, तो कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं डेटरेंस, कि अगर विक्टिम की फैमिली है उसको जस्टिस तभी मिलेगा जब उस आदमी की मृत्यु होगी। कैसे, उनकी बेटी के साथ अगर रेप हुआ है, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को क्रूरता से मार दिया गया है, तो उनके मन में भी रहता है कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए वो कोर्ट की तरफ देखते हैं। अगर उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है तो वो क्या बोलेंगे, उनको एक्चुअल में न्याय ही नहीं मिला है। इसलिए ये एक तरह से प्रॉपर जस्टिस है जो फेवर्स में बोलते हैं। अब अगेंस्ट वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या डेटरेंस हुआ है एक्चुअल में। जैसे आप सोचिए कि 2013 के बाद रेप के केस आ चुके हैं, उसके लिए डेथ पेनल्टी डाल दी गई है, लेकिन क्या रेप रुका है, जबकि और ब्रूटल तरीके से होने लग गया है। इस तरह जो आर्ग्यूमेंट्स में इसके अगेंस्ट में है, उनके अगेंस्ट में आपको मैंने बता दिया कि डेटरेंस एक्चुअल में रुका ही नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट, कितनी बार क्या होता है, कोई इनोसेंट व्यक्ति है उसको पकड़ लिया जाता है, और अगर प्रॉपर एविडेंस उसके पास नहीं होते हैं बचने के लिए, तो इनोसेंट व्यक्ति भी कितनी बार इसमें फंस जाता है, मर जाता है बिकॉज ऑफ मिस्टेक के कारण। तो इस तरह ये भी डेथ पेनल्टी हो जाती है, और जब बाद में एविडेंस मिलता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी का स्टेटस क्या है, तो अभी तक स्वतंत्रता के बाद केवल 700 से 720 डेथ पेनल्टी ही घोषित की गई है कोर्ट के द्वारा, कि 700 से 720 के आसपास लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई है, मृत्युदंड दिया गया है। एक जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का केस सुन लो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है, और वो
एज पर संविधान के हिसाब से आर्टिकल 21 के हिसाब से गलत नहीं है। अगर उसको प्रॉपर प्रोसीजर से प्रॉपर लॉ के अंदर रहते हुए उसको डेथ पेनल्टी मिली है तो आर्टिकल 21 का वायोलेशन नहीं है, क्योंकि राइट टू लाइफ, उनके पास भी राइट टू लाइफ का अधिकार है जिसने अपराधी को भी। लेकिन अगर एक्चुअल में कानून को फॉलो करते हुए, संवैधानिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको डेथ पेनल्टी मिली है तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत वो उसका वायोलेशन नहीं है। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का केस है, याद रखना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली है कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलनी चाहिए। अगर आदमी रेयरेस्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ही जरूरत हो जाए तो डेथ पेनल्टी को देना है। जैसे कि एक व्यक्ति साइकोपैथ है, उसने मर्डर कर दिया है ब्रूटल मैनर में, ऐसा कुछ किया है, या उसका ऑब्जेक्टिव क्रूरलिटी है, क्रूरलिटी यानी क्रूरता, उसके मानस में ही क्रूरता भरी हुई है और वो कभी सुधर ही नहीं सकता है, तो फिर उस केस में सिर्फ डेथ पेनल्टी ही देनी चाहिए। ठीक है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर इसको यूज करना चाहिए, इस वेपन को। तो हमने सारे टॉपिक समझ लिए हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो याद रखना डेथ पेनल्टी को समझा है, उसके अलावा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को समझ लिया, CCPA को, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक 2019 था उससे रिलेटेड, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को समझ लिया है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट दोनों को समझा है। मेंबर से 39, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ FATF, ये भी याद रखना है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये दोनों भी इसके मेंबर्स है। उसके अलावा और कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई तो 1989 के अंदर ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस के अंदर। उसके अलावा हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ लिया है, उन महानायक की हमने पूरी स्टोरी समझ ली है। उसके अलावा और क्या टॉपिक पढ़ा है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसके अंदर 75 है ऐसे। और हाँ, ये तो हो गए ये सारे टॉपिक्स। अब एक छोटा सा टॉपिक और समझना है, अभी क्या है न्यूज़ में जो चल रहा है सिर्फ आपको जानना है। 5000 रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार उन्होंने मिजोरम में एंटर कर लिया है एयर स्ट्राइक से। अभी क्या हुआ है कि एक वहाँ पर मिजोरम जो है, सॉरी म्यांमार है, वहाँ पर क्या है कि एक्चुअली म्यांमार के अंदर कू हो रखा है, तो वहाँ पे जो म्यांमार की जो मिलिट्री है उस पर म्यांमार की कुछ एक लोगों ने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप ने क्या किया है एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो वहाँ से लोग रिफ्यूजी कहाँ आ रहे हैं, इंडिया के अंदर। तो एक छोटा सा विलेज है जिसके अंदर केवल 11,000 रिफ्यूजी हो गए हैं, पहले 6,000 थे, 5,000 और आ गए हैं। तो इस तरह हमारे देश की जो इंटरनल पोजीशन है वो बिगड़ सकती है, इसलिए ये आर्टिकल आया था, मतलब न्यूज़ के अंदर था, एक्चुअली द हिंदू के अंदर तो नहीं था बट ये जनरली न्यूज़ के अंदर था। अब इस चीज़ को समझो कि इसके रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 6 डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की। एक तो मिजोरम की जो हमारा मिजोरम स्टेट है उसके अंदर एक तो चंपाई सिन्हा, लोंग तलाई और सरचिप और हन्ना तलाई एंड सिटुअल सेरैया, ये 510 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है जो किससे टच करता है, म्यांमार के चीन स्टेट से। म्यांमार से के जो चीन स्टेट है उससे 6 डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के 6 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। और 11,000 रिफ्यूजी वहाँ उसके पास ही एक गाँव है जहाँ पर 11,000 रिफ्यूजी अभी बसे हुए हैं। तो इस तरह ये रिफ्यूजी इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो ये टॉपिक भी हमने देख लिया है, सारे टॉपिक समझ लिए हैं। अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना, ऐसा कौन सा ओशन है जिसके अंदर वॉर में सरफेस टेम्परेचर है। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कल से हम क्या करेंगे, एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ जिसके अंदर डेली बेसिस पे एक बॉडी को पढ़े हम। जैसे कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ लिया, कभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को पढ़ लिया, कभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ लिया। इस तरह सारे टॉपिक्स को हम पढ़ें। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पे एक इस तरह की बॉडी को पढ़े। उससे क्या होगा, हमारी एक तो पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके अलावा वो डेली बेसिस पे आते रहते हैं। कभी CBI आता है, कभी FATF आ गया है, कभी IMF आएगा, कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कभी WHO आएगा, कभी अभी जैसे हमने एक दिन पढ़ा था WHO असेंबली, ये हमने जस्ट पढ़ा था। और उसके अलावा इस तरह के टॉपिक्स आते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे। तो हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं, समझने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।